किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद हत्या हुई और आज फैसला आना था और फैसला आ गया है। आशीष सिन्हा हमारे साथ इस खबर में मौजूद है। आशीष, 5 दोषी करार, इसको कहेंगे कि अब जो है मामला अब हुआ है सॉल्व असल मायने में। देखिए इस मामले में कुल 8 आरोपी थे, जिसमें से 7 बालिग थे और 1 नाबालिग था। कुल मिलाकर आज 7 पर फैसला आना था। 5 को लेकर जो निचली अदालत है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 2 लोगों के किस्मत का फैसला अभी होना बाकी है। 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है 302 में और 376 डी में, जिसका सीधा मतलब ये होता है या तो उम्र कैद या तो फांसी। आज सजा सुना दी गई है, उसके बाद दोषी करार दिया गया है, उसके बाद सजा पर बहस होगी और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। क्योंकि पूरा देश इंसाफ मांग रहा है और सभी उस बच्ची के साथ खड़े हैं और सभी चाहते हैं कि फांसी से कम कुछ भी नहीं। तो ये देखना आगे दिलचस्प होगा कि क्या 302 और 376 डी दोनों में ही फांसी की सजा का प्रावधान है। क्योंकि जो कानून में बदलाव हुए थे उसके बाद 376 डी में भी फांसी की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अदालत इन्हें फांसी पर चढ़ाती है या नहीं। लेकिन 2 अभी जो 2 आरोपी हैं उनकी किस्मत का फैसला अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। 5 को दोषी करार दे दिया गया है। अच्छा आशीष, एक और बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि पूरा देश इंसाफ मांग रहा था, तो ये दोषी करार कर दिए गए हैं, 5 आरोपी हैं, लेकिन सजा का ऐलान कब होगा? कि अभी ने आरोपी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर निचली अदालत अगर दोषी करार दिया जाता है तो अभी ने कन्विक्ट के श्रेणी में रखा जाएगा। जो लीगल प्रोसीजर होता है ये होता है कि अगर अदालत किसी को दोषी करार देती है तो उसके बाद उसकी सजा पर बहस होती है। सजा पर बहस के लिए दोनों ही पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, यानी बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, वहीं जांच एजेंसी को भी रखने के लिए अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाएगा। जी let the full decision come, then I will but we can survive the break that 5 have दोषी करार है अभी 7 नहीं 5 नहीं है, सारे अभी 2 का भी आना बाकी है। तो आपको बता दें कि कठुआ गैंगरेप मामले में सेक्शन 9 जो 2 पुलिस वाले हैं उसको छोड़ दिया गया है। जो दीपक खजूरिया को छोड़ के तिलकराज सुरिंदर और आनंद दत्ता, इनको 201 में कन्विक्ट किया गया। 6 हुए हैं इस वक्त। विशाल को छोड़ के सारे सांजीराम, इसमें आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, तिलकराज, सुरिंदर, परवेश। भाई विशाल को छोड़ दिया। हाँ विशाल को छोड़। लेट द जजमेंट कॉपी कम, देन फैसला दे दी। विशाल को छोड़ दिया है। हाँ जी विशाल को छोड़, बाकी 6 आरोपी घोषित हो चुके हैं। अभी सजा भी सुनाई जाएगी। नो आई कांट टेल एनीथिंग राइट नाउ। लेट द तो चलिए इस पे आशीष सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी कि 5 आरोपियों की तो यहाँ पे सजा का ऐलान होगा बाद में, पर 2 आरोपी जो हैं अभी उन पर फैसला आना बाकी है। देखिए अब कुल मिलाकर कहा जाए तो जो 6 आरोपी हैं उनसे दोषी करार दिया गया है, लेकिन अभी जो जजमेंट है उसकी फाइनल कॉपी आने के बाद ये तय होगा कि आखिर किन सेक्शंस में उन्हें दोषी करार दिया गया है। क्योंकि इसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं जिन पे 201 यानी जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है उनके तहत भी उन पर मामला चलाया गया था। तो उम्मीद यह है कि कुछ को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भी दोषी करार दिया जाएगा, लेकिन सभी को 302 और 376 डी में कन्विक्ट किया गया है या नहीं ये देखने के बाद पता चलेगा जजमेंट की कॉपी। लेकिन उम्मीद यह है कि जो पुलिस वाले जो हैं उनको सबूतों के साथ छेड़छाड़ और जांच प्रभावित करने के लिए दोषी करार दिया जाएगा। अभी फिलहाल जजमेंट अनाउंसमेंट चल ही रहा है। फाइनल ऑर्डर की कॉपी आने के बाद जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें फांसी की सजा से कम पर देश भी नहीं मानेगा और जांच एजेंसी जो होगी जब सजा पर बहस होगी तो वो भी फांसी की सजा की ही मांग करेगी। बिल्कुल, फांसी की सजा की तो मांग रहेगी। आशीष, और मैं आपसे ये नाम पूछना चाहूंगी कि ये आरोपियों के नाम हमें बता दीजिए। मास्टरमाइंड सांजीराम दोषी भी शायद करार हो गए हैं, क्योंकि जजमेंट को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
देखिए, इस मामले में कुल 8 आरोपी थे, जिसमें से 7 जो थे वो बालिग थे और एक जो था वो इसमें नाबालिग था। और आज जो फैसला आया है वो 7 लोगों के किस्मत का फैसला आया है। जो 7 लोग थे उसमें जो मंदिर का संरक्षण सांझीराम, उसका बेटा विशाल और भतीजा इसमें आरोपी थे। इसके अलावा एसपीओ सुरेंद्र कुमार, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और प्रवेश कुमार, इन 7 लोगों के खिलाफ ट्रायल चला था। जजमेंट आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फाइनल कॉपी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके खिलाफ अलग अलग सेक्शंस में ट्रायल चले हैं। कुछ के खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने को लेकर, तो कुछ के खिलाफ 376D और हत्या या 302 को लेकर चले हैं। इसलिए जब जजमेंट की कॉपी आ जाएगी तब ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को 302 और 376D यानी जिसमें फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा है उसके तहत दोषी करार दिया गया है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने के लिए दोषी करार दिया गया है। उसके हिसाब से ये तय होगा कि आखिर कितने लोगों को फांसी या उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर कितनों को 10 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलेगी। जी, उसके लिए जजमेंट कॉपी का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा आशीष, एक और बात आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि बड़े ही लंबे समय से सबको इंसाफ का इंतजार था, और अब जो कि 5 आरोपी यहाँ पे दोषी करार कर दिए गए, परिवार की कुछ प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। आपको ध्यान में होगा 15 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के बाद ये पूरा मामला कठुआ से पठानकोट ट्रांसफर हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था तब पीड़ित के जो पिता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जजमेंट के बाद उनका यही कहना है कि फांसी से कम कुछ भी नहीं, देश भी फांसी से कम कह रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कितने लोगों को 302 और 376D में कन्विक्ट किया गया है, और उसके बाद ये तय होगा जब सजा पर बहस होगी तो जो जांच एजेंसी है वो कौन सी सख्त से सजा की बात करेगी और ये कहेगी कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फांसी से कम की सजा नहीं दी जा सकती। बहरहाल जजमेंट की कॉपी का थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद जो पिक्चर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। आशीष, मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एक आपसे समझना चाहेंगे, ये जो केस चल रहा था ये क्या फास्ट ट्रैक के अधीन चल रहा था, ये आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, ये केस फास्ट ट्रैक केस में अदालत में ही चल रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं और इसके अलावा लॉ। जी आशीष, यही सुनना चाह रही थी मैं। फिर एक फास्ट ट्रैक में चलते हुए केस को 1 साल और 5 महीने लग जाते हैं, इतना लंबा। तो ये फास्ट ट्रैक पर भी एक तरह से एक अलग ही तरह का सवाल और एक डिबेट छेड़ देगा कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ा इस केस में, पूरे 1 महीने और 1 साल और 5 महीने बाद इस पर फैसला आया। नहीं, इस बात को समझना होगा, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक पहले जो अदालत चल रही थी वो कठुआ में चल रही थी, और चूंकि जो पीड़ित पक्ष था उनमें इस बात का भरोसा था कि कठुआ में अगर ट्रायल चलता है तो गवाह जो हैं वो प्रभावित होंगे और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो कई महीनों के लिए जो ट्रायल था वो लंबित रखा गया, और कई महीनों तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कठुआ से ये मामला जो था वो पठानकोट को ट्रांसफर किया गया, पठानकोट में पूरे मामले का ट्रांसफर किया गया। तो इस प्रोसीजर में थोड़ा समय लगा, क्योंकि इस मामले में जो पुलिस वाले थे वो भी आरोपी थे, इसलिए जो ट्रायल है उसमें समय लगा, लेकिन 1 साल 1 महीने के भीतर ये ट्रायल। जी आशीष, मैं यही बात हाईलाइट करना चाह रही थी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कि एक केस को फास्ट ट्रैक होने में, उसके बाद नतीजा निकलने में कितना समय लग जाता है। 8 साल की बच्ची थी जिसके साथ बलात्कार किया गया था, और वेल प्लान तरीके से रेकी करके, प्लानिंग करके इस तरह के घिनौने घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।